देश के 8 राज्यों में आज थमेगा आखिरी चरण का चुनाव प्रचार। शाम 6 बजे तक होगा प्रचार। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर होगा मतदान। आज कन्याकुमारी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। भगवती अम्मन मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। विवेकानंद रॉक पर आज से प्रधानमंत्री मोदी का 45 घंटे का ध्यान। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राहुल झोंकेंगे पूरी ताकत। झारखंड के दुमका और उड़ीसा में करेंगे जनसभा। गठबंधन प्रत्याशियों के लिए राहुल मांगेंगे वोट। हिमाचल और पंजाब में सीएम योगी आज भरेंगे हुंकार। मंडी और हमीरपुर में करेंगे जनसभा। आनंदपुर साहिब और लुधियाना में करेंगे प्रचार। डूंगरपुर केस में आजम खान की सजा पर फैसला आज। कल आजम और बरकत अली को कोर्ट ने माना था दोषी। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट सुनाएगी फैसला। प्रचंड गर्मी से देश में हाहाकार। 37 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। जम्मू से बिहार तक झुलस रहा हिंदुस्तान। यूपी बिहार राजस्थान में बिगड़े हालात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली में एक तरफ तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर जल संकट का खतरा भी मंडरा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में गर्मी चरम पर है तो वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। लेकिन ऐसे समय पर भी राजनीतिक दल से लेकर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे। समस्या का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। अब दिल्ली में पानी की बर्बादी करने वाले लोगों को 2000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दिल्ली में बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी की वजह से कई इलाकों में पानी की कमी होने लगी है, जिसकी वजह से अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बुधवार को सख्त रुख अपनाते हुए दिल्ली जल बोर्ड को आदेश दिया है कि जो भी पानी की बर्बादी करे उस पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। ये जुर्माना कारों को धोने के लिए होज का इस्तेमाल करने, पानी की टंकियों के ओवरफ्लो होने और निर्माण और कॉमर्शियल पर्पज के लिए घरेलू पानी के इस्तेमाल करने पर लगाया जाएगा। जल मंत्री ने दिल्ली जल बोर्ड को पानी की बर्बादी रोकने के उपायों को लागू करने के लिए शहर भर में तुरंत 200 टीमें तैनात करने का निर्देश दिया है। हालांकि पानी की समस्या से प्रभावित इलाकों के लोगों का कहना है कि वे सिर्फ अभी से नहीं बल्कि कई दशकों से पानी के टैंकरों पर निर्भर हैं। यहाँ तो हो गए 30 साल हो गए टैंकर आते आते। 30 साल से तो मैं रह रही हूँ यहाँ पे। टैंकर ही आ रहा है यहाँ पे। एक टैंकर से कैसे काम गुजारा कर लेंगे। ये आज के टैंकर नहीं है, कम से कम 10 साल हो गए इनको ऐसे ही आते आते। और इसके बारे में क्या बोले बताओ। हमको जो ये कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं। जो क्या कहते हैं आएगा सब जगह सब बोलते हैं आगे पानी आएगा, चुनाव हो रहा है तो सब पानी आ रहा है। आम आदमी बोल रहे, बीजेपी बोल रहे, सब बोल रही है। अब कह रहे पानी नहीं है, भेजेंगे एक टैंकर भेजेंगे। कौन से हिसाब से कौन से वो बोर्ड गिरवा दे एक टैंकर भेजेंगे। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने मंगलवार को कहा था कि हरियाणा सरकार 1 मई से अपनी नहरों से दिल्ली के हिस्से का पानी नहीं दे रही है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ रही है। और दिल्ली से खबर है, जहां पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार की बैठक। हरियाणा से कम पानी मिलने से दिल्ली में परेशानी हो रही है। 12 बजे आतिशी और सौरभ भारद्वाज बैठक करेंगे। मुख्य सचिव समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के मौजूद रहने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। हरियाणा से कम पानी मिलने के चलते दिल्ली में हो रही परेशानी। अखिलेश सिंह जी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, कम पानी मिलने के चलते गर्मी के इस भीषण मौसम में दिल्ली वासी परेशान हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि एक तरफ गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, दूसरी ओर पानी की किल्लत अगर होती है तो ये परेशानी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में हरियाणा के साथ आज बैठक होने वाली है। क्या वजह है कि आखिर दिल्ली को कम पानी मिल रहा है? इस बैठक के बाद क्या कोई निष्कर्ष निकलेगा?
बिल्कुल आपको बता दें कि जब दिल्ली का मौसम बढ़ता है तो हम्म। उसके साथ साथ पानी की किल्लत बढ़ जाती है, क्योंकि दिल्ली में मुख्य स्रोत पानी के लिए यमुना को ही माना जाता है, और यमुना की सप्लाई से ही दिल्ली वासियों को पानी की सप्लाई दिल्ली सरकार देती है। और ये यमुना में पानी हरियाणा से जाता है। तो दिल्ली सरकार की मंत्री और दिल्ली बोर्ड के चेयरमैन के साथ जब बैठक हुई तो उसमें ये आया कि हरियाणा की तरफ से इतना कम पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि यमुना में पानी का स्तर और घटता जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार उस पानी को दिल्ली वासियों को सप्लाई नहीं कर पा रही। इसके लिए दिल्ली की मंत्री आपसी ने हम्म। केंद्र सरकार को भी चिट्ठी लिखी है और हरियाणा सरकार को भी चिट्ठी लिखी। दोनों सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि दिल्ली वासियों के लिए पानी की अधिक जरूरत है, और जबकि गर्मी में पानी का स्तर यमुना के हाँ। अंदर लगातार नीचे गिरते जा रहा है, इसलिए अब वहां पर पानी छोड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यमुना का जल स्तर बढ़े और दिल्ली वासियों को अधिक से अधिक पानी की सप्लाई की जा सके। फिलहाल लेकिन इतना करने के बाद भी अभी भी हरियाणा से यमुना में पानी छोड़ने के लिए जो क्षमता तय है उससे अधिक नहीं बढ़ाया जा रहा है, और नहीं बढ़ाया गया तो आज फिर बैठक हुई, जो दिल्ली सरकार की बैठक होगी में सौरभ भारद्वाज भी शामिल होंगे। उसके बाद आपको बता दें कि एक बार फिर दिल्ली सरकार की मंत्री आपसी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों सरकारों को फिर से एक बार चिट्ठी लिखने जा रहे हैं कि हरियाणा से पानी यमुना में छोड़ा जाए, ताकि जिसका जल स्तर बढ़े और उस पानी को दिल्ली वासियों को सप्लाई किया जा सके। तो दिल्ली में जो प्यास बुझाने की संकट खड़ी हो गई है उस पर कम से कम दिल्ली वासियों को राहत मिले। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली वासियों के सामने एक बड़ा संकट आ गया है। इस भीषण गर्मी में पानी की भी आपूर्ति पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि इस सबको लेकर आतिशी और सौरभ भारद्वाज के निर्णय के साथ बैठक होने की बात सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर दिल्ली से खबर, पानी की कमी को लेकर दिल्ली सरकार की बैठक से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर आज थम जाएगा 7वें चरण का चुनाव प्रचार। 7वें चरण की 13 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 13 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार प्रसार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, यह आम जानकारी, जहां पर 13 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे थमेगा प्रचार। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में 1 जून को वोटिंग। देवरिया, बांसगांव, कोसी, सलेमपुर में भी मतदान। बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी 1 जून को होगी वोटिंग। वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में 1 जून को मतदान। आज शाम 6 बजे 13 सीटों पर प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, जहां पर बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी 1 जून को वोटिंग होगी और अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार प्रसार पर आज रोक लग जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज शाम 6 बजे 13 सीटों पर थम जाएगा प्रचार प्रसार। लखनऊ से खबर, 7वें चरण के चुनाव प्रचार को लेकर बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 13 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे थम जाएगा प्रचार प्रसार। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में होगी वोटिंग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं चंदौली से, और विक्की डे हमारे साथ में वाराणसी से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, चंदौली में भी इस बार जो है वो घमासान नजर आ रहा है और पूरी तरीके से दिग्गजों ने यहाँ पर प्रचार प्रसार किया था, लेकिन आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का। शाम 6 बजे इस पर रोक लग जाएगी। पूरी जानकारी क्या है, आज का दिन किस तरीके से रहने वाला है? जी, बताना चाहेंगे कि आज चंदौली में अंतिम दिन चुनाव प्रचार के राजनाथ सिंह यहाँ के चंदौली के निवासी हैं और उनका प्रचार प्रसार होना है। जनसभाएं, दो जनसभाएं चंदौली जनपद में होनी है, जबकि चकिया विधानसभा के साथ में रावतगंज लोकसभा में उनकी जनसभा, वहीं धानापुर चंदौली संसदीय क्षेत्र के धानापुर अमरवीर शहीद कॉलेज पकड़ा धूप में भीड़ जुटाने। अश्विनी, आपकी आवाज ठीक तरीके से हमें नहीं मिल पा रही है। अश्विनी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है। आपके पास वापस लौटेंगे। विक्की का रुख कर लेते हैं। विक्की वाराणसी से हैं। विक्की, वाराणसी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं और इसके पहले भी लगातार वो 2 चुनावों में मैदान में रहे, बड़ी जीत के साथ में, बड़े अंतर के साथ में यहाँ से आगे बढ़े। और वाराणसी में भी आज जब प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, तब सभी दलों की ओर से क्या कोशिश की जा रही है? बिल्कुल गरिमा, आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का जो अंतिम दिन है, शाम 5 बजे जो है सारे प्रचार प्रसार थम जाएंगे। लेकिन उससे पहले सभी पार्टियां जो है पूरी जोर शोर के साथ जो हकी प्रदर्शन है वो पूरी ताकत के साथ स्टार प्रचारकों को फील्ड में उतार रखी थी, पूरी ताकत झोंक रखी थी। किसी भी हर तरह का कैंपेनिंग किया गया। और आज की बात करें तो आज सुबह से जो डोर टू डोर कैंपेनिंग, जो बचे पार्षद हुए, अपने जो क्षेत्रीय मंत्री हुए, सभी जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग किए और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत उन्होंने मतदाता को भी जागरूक किया कि आप उस दिन जाए और अपना मत का प्रयोग जरूर करें, अवश्य करें। तो जिसको देखते हुए आज शाम तक 5 बजे तक का समय है जो पूरी ताकत झोंक रखी थी। और तीसरी बार यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से वाराणसी से प्रत्याशी मैदान में है। वही दूसरी तरफ उनके सामने जो है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय भी तीसरी बार मैदान में है। तो दोनों ही पार्टी जो है अब पूरी ताकत और जोर शोर के साथ जो है पूरी ताकत झोंक रखी थी। प्रचार प्रसार जो है अब शाम को थम जाएगा। जी बिल्कुल, शाम को प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी और 13 लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे प्रचार प्रसार थमने की बात सामने आ रही है। और भी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ेंगे। वाराणसी से विक्की लगातार बने हुए हैं, उनका ही रुख करते हैं। विक्की, वाराणसी की बात करें तो देखिए इस बार यहाँ पर सभी जो बड़े नेता हैं अलग अलग दलों के, एक तरफ बीजेपी की ओर से तो पहुंचे ही पहुंचे, लेकिन इस बार अजय राय इंडिया गठबंधन के एक बार फिर से प्रत्याशी हैं। उनके सामने भी एक जो है बड़ी, हम कह सकते हैं, चुनौती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी से एक अलग लगाव है, वाराणसी की जनता का भी प्रधानमंत्री से अलग लगाव है, लेकिन अजय राय एक बार फिर से जब चुनावी मैदान में है, तब क्या लग रहा है कि क्या वो जीत कर अपना खाता खोलेंगे या फिर हार की हैट्रिक लगाएंगे? देखिए, बिल्कुल तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी है और तीसरी बार अजय राय भी प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बात करें पिछले 2014 की बात करें, चाहे 2019 की, तो जो अजय राय थे वो तीसरे स्थान पायदान पर थे। और फिर 2019 की जो बात करें तो वहां से सपा से शालिनी यादव जो है दूसरे नंबर पे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का मार्जिन था, वोटिंग मार्जिन, वोट प्रतिशत, वो 6 लाख वोटों से जीते थे। और इस बार जो बीजेपी ने अपना लक्ष्य जो है कि वाराणसी से 10 लाख वोटों के मार्जिन से जीतने का लक्ष्य बनाया है, और जिसको लेकर बीजेपी के सभी कार्यकर्ता नीचे स्तर से लेकर ऊपर के सभी मंत्री, स्टार प्रचारक, जिसमें कल बीते दिन जो है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पे मौजूद थे, पीयूष गोयल भी मौजूद थे, AK शर्मा ऊर्जा मंत्री भी मौजूद थे। सभी लोग जो है पूरे तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता, सभी स्टार प्रचारक जो है वाराणसी जो बहुत चर्चित सीट मानी जाती है और यहाँ से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद प्रत्याशी है, तो इसको लेके भी बीजेपी जो है बहुत ही गंभीरता से चुनाव को ले रही है। और यहाँ से बीजेपी ने पूरी ताकत, और कहा जाता है कि वाराणसी दिल्ली का रास्ता, ये वाराणसी सीट यहाँ से होके जाती है और यहाँ पे सभी पार्टियों की निगाहें रहती है क्योंकि ये बहुत चर्चित सीट है। इसके अलावा जो चंदौली, गाजीपुर, जो पिछली बार भी यूपी की बात करें 80 सीट में से पिछले 2019 में जो 62 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार उस सीट को बढ़ोतरी करने के भी इन्होंने लक्ष्य रखा है। और 400 पार का जो नारा तो इनका है, इस पे भी वो जोर शोर से कार्य कर रही है। फिलहाल ये देखना अहम होगा, 1 तारीख को इसका मतदान है और 4 तारीख को जनता जो है किसको चुनकर किसके सरताजपोशी करती है, इसके लिए 4 तारीख को देखना अहम होगा।
बिल्कुल बिल्कुल विक्की, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए अब मौका होगा सिर्फ घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने का, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं पर एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। तो अब ये जो वक्त शेष बचा है इसमें कार्यकर्ता क्या घर घर जाकर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे? उनकी ओर से क्या तैयारी है इस वक्त में, इस पूरे अंतराल में जो प्रचार प्रसार है उसके लिए क्या तैयार किया गया है रोड मैप? तो बिल्कुल बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो गुट बना के जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, सुबह से ही कैंपेनिंग कर रहे हैं। बच्चे जो शाम अभी भी इस कड़ी धूप में वाराणसी में इस समय आपको बता दें टेम्परेचर जो है 45, 46, 47 डिग्री पहुंच जा रहा है, लेकिन इस बीच भी कार्यकर्ता एकदम जी जान से लगे हुए हैं, क्योंकि उनका जो लक्ष्य है बीजेपी का 400 पार और दूसरी तरफ 80 का यूपी की 80 सीट को साधने का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए पूरे तरीके से मैदान में उतर चुकी है। और आज जो है अंतिम चरण है, प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, इसको लेकर जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही है और जनता के हर दरवाजे तक पहुंच रही है, जन जन तक पहुंच रही है, क्योंकि बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने कहा था कि हर कार्यकर्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनकर जन जन तक पहुंचे और उनको प्रेरित करे, मतदाता अपना वोट अवश्य डाले, क्योंकि ये उनका अधिकार है। जी, इसको लेकर पूरी जागरूकता फैलाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, प्रचार प्रसार के तमाम कार्य किए जा रहे हैं जो शाम तक चलेंगे। बिल्कुल विक्की, लौटेंगे आपके पास। अरविंद दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता है सोनभद्र से जुड़ गए हैं। अरविंद, सोनभद्र से क्या अपडेट है? आज प्रचार प्रसार पर रोक लग रही है, 1 जून को मतदान होगा। अरविंद, आवाज मिल रही है आपको हमारी? अरविंद, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? तो अरविंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में 1 जून को मतदान की बात सामने आई है और आज प्रचार प्रसार पर शाम 6 बजे के साथ ही रोक लग जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, आज थम जाएगा 7वें चरण का चुनाव प्रचार। तो आज 7वें चरण का चुनाव प्रचार थम जाएगा। देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर में मतदान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी 1 जून को होगी वोटिंग। वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में 1 जून को होगा मतदान। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सातवें चरण की 13 सीटों पर होगा मतदान। बड़ी खबर, 13 लोकसभा सीटों पर थम जाएगा प्रचार प्रसार। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आज शाम 6 बजे 13 सीटों पर प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। तेरह लोकसभा सीटों पर शाम 6 बजे प्रचार प्रसार पर लगेगी रोक। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में 1 जून को होगी वोटिंग। और अरविंद दुबे हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अरविंद, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल अरविंद, आज प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी, अंतिम दिन है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद 5 लोकसभा विधानसभा से मिलकर के यूपी की आखिरी लोकसभा क्षेत्र है रॉबर्ट्सगंज। यहाँ पर 4 विधानसभा तो सोनभद्र जनपद से आती है, एक विधानसभा चकिया से आती है। चंदौली जिले की चकिया विधानसभा भी रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में आती है। बता दें कि यहाँ पर मुकाबला, बहुत कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी छोटे लाल खरवार और एनडीए से प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल के तरफ से अपना दल से रिंकी कोल को इस बार बनाया गया है। आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल के पार्टी से ही पिछली बार भी सांसद थे पकौड़ी लाल कोल। वर्ग विशेष पर उनके द्वारा एक टिप्पणी इतनी ज्यादा वायरल हो गई और उनके विरोध को देखते हुए अंत में उनका टिकट इस बार काटना पड़ा और उन्हीं की बहू रिंकी कोल को इस बार टिकट दिया गया है। इस सीट को जीतने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का गंभीर लगाया हुआ है। न केवल अनुप्रिया पटेल प्रचार करने आई, बल्कि सीएम योगी के साथ कई बड़े स्टार प्रचारक सोनभद्र जनपद में अभी तक अपना कार्यक्रम कर भी चुके हैं। बीते कल गृह मंत्री अमित शाह का भी कार्यक्रम हुआ, अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई, लेकिन
उसी दिन यानी कल अमित शाह का कार्यक्रम था इसी जिले में, तो वहीं अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम था इंडिया गठबंधन की ओर से जिले की 2 अलग अलग विधानसभा में। आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में एक उपचुनाव भी हो रहा है, दुधनी विधानसभा, यूपी की आखिरी 403 विधानसभा है दुधनी, जहां पर उपचुनाव हो रहा है। भाजपा से पहली बार वहां पर विधायक बने थे राम दुलार गुड़, जो दुष्कर्म के दोषी पाए गए थे, जिन्हें सजा हो गई थी, उसके बाद वह सीट खाली हो गई थी। तो अब उपचुनाव में भी यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है सपा और भाजपा की ओर से। भाजपा की तरफ से संघ से राजनीतिक पैतरा सीखने वाले मजबूत प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी के रूप में श्रवण गोड़ है, तो 7 बार के विधायक रहे विजय सिंह गोड़ को इंडिया गठबंधन की ओर से वहां उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया है। उनका भी 1 तारीख को ही मतदान होगा और उसी दिन 4 तारीख को तय तिथि पर भी मतगणना होगी। बात करें सोनभद्र जनपद में अगर यहाँ के भौगोलिक क्षेत्र की, तो यूपी का सबसे बड़ी लोकसभा क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से रॉबर्ट्सगंज, जबकि यहाँ की सीट पर सबसे आखिरी में उम्मीदवारों का नाम तय हुआ था। ऐसे में उम्मीदवार अपने सभी मतदाता से मिल सके, ऐसा कहीं से भी संभव नहीं रहा। तो यह बात भी सामने आ रही है कि चुनाव कहीं ना कहीं सीधे सीधे इंडिया गठबंधन से अखिलेश यादव के दम पे और मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। प्रत्याशी को अभी ठीक तरीके से कई गांवों में कोई प्रत्याशी नहीं पहुंच पाया, तो प्रत्येक मतदाता से प्रत्याशी का मिलना तो कहीं से भी संभव नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में 1 जून को मतदान की बात सामने आई है और शाम 6 बजे 13 सीटों पर थम जाएगा प्रचार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें, 7वें चरण के 13 सीटों पर 1 जून को मतदान। आज शाम प्रचार प्रसार पर लग जाएगी रोक। देवरिया, बांसगांव, कोसी, सलेमपुर में होगा मतदान। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज शाम 6 बजे 13 सीटों पर थम जाएगा प्रचार प्रसार। तेरह लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार थम जाएगा। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में 1 जून को होगी वोटिंग और देवरिया, बांसगांव, कोसी, सलेमपुर में 1 जून को मतदान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी 1 जून को वोटिंग होगी। वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में 1 जून को मतदान की बात सामने आई है। तेरह लोकसभा सीटों पर थम जाएगा प्रचार प्रसार। महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर में 1 जून को वोटिंग। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज में 1 जून को होगा मतदान। शाम 6 बजे 13 सीटों पर थम जाएगा प्रचार प्रसार। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर हमारे साथ में ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से जुड़ चुके हैं और इकरार खान गाजीपुर से है। ब्रजेश का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, महाराजगंज में भी चुनाव प्रचार प्रसार पर आज रोक लग जाएगी, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? बता दें कि महाराजगंज में शाम करीब 5 बजे जो है चुनाव प्रचार प्रसार के लिए रोक लग जाएगी। हालांकि महाराजगंज जो है वो भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, तो भारत नेपाल की सीमा भी जो है सील कर दिया गया है 72 घंटे के लिए। हालांकि महाराजगंज में जो है 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से जो है 2082 करीब जो है 2082 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें प्रशासन के तरफ से सारी तैयारियां पूर्ण कर लिया गया है कि किसी तरीके से शांति
पूर्ण ढंग से चुनाव कराया जा सके। जी ठीक है, आपके पास लौटते इकरार खान भी हमारे साथ में है गाजीपुर से। इकरार, गाजीपुर की बात करें तो इस बार चुनाव में क्या कुछ खास निकलकर सामने आ रहा है? आज प्रचार प्रसार का अंतिम दिन है, दिग्गजों ने यहां पर भी पूरी ताकत झोंकी हुई थी और गाजीपुर में खासतौर पर मुख्तार अंसारी के मौत के बाद से लगातार यहां पर कई तरह की राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो तेज हुई थी। जब प्रचार प्रसार के लिए अलग अलग लोग पहुंचे उस दौरान भी कई तरह की बातें सामने आई थी। आज प्रचार प्रसार पर रोक लग रही है, 1 तारीख को मतदान है, क्या है पूरी जानकारी आपके पास? जी, बता देना चाहता हूं कि गाजीपुर में आज शाम को 5 बजे मतदान का जब चुनाव प्रचार रुक जाएगा। मैं बता देना चाहता हूं गाजीपुर इस समय उत्तर प्रदेश नहीं पूरे इंडिया में सबसे हार्ड सीट मानी। अभी कल शाम को अमित शाह गृह मंत्री हैं उत्तर भारत सरकार को भी आकर रोड शो किए, साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वो भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को लोकल जनपद होने के कारण कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी के वर्चस्व को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पूरी अपनी ताकत झोंक दी कि इस सीट को कहीं ना कहीं हम कब जाएं। लेकिन मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी का परिवार शुरू से ही इस एक स्वतंत्रता सेनानी की, लेकिन वहाँ इस बार कुछ बदलता नजर आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का, और हम जानकारी साझा करने के लिए। और सच्चिदानंद पांडे हमारे साथ में कुशीनगर से भी जुड़ चुके हैं। सच्चिदानंद, कुशीनगर से क्या अपडेट है? कुशीनगर में इस बार क्या कुछ माहौल निकलकर सामने आया और आज जब प्रचार प्रसार का अंतिम दिन तब क्या कुछ दिग्गजों की ओर से यहाँ पर किया जाना है? देखिए, सच्चिदानंद तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर 1 जून को मतदान होगा, जिसके चलते आज प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच नोएडा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सबसे पहले उसका रुख कर लेंगे। नोएडा से खबर, सेक्टर 100 में भीषण आग। नोएडा के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी में एसी ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसी फटने से बिल्डिंग के अपार्टमेंट में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भीषण आग लगने से हड़कंप मचा है। हम खबर आपको बता दें, हादसे में हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, बेहद भीषण तस्वीर निकलकर सामने आई है। आप देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार इस सोसाइटी की बिल्डिंग से निकलता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। नोएडा के लोटस बुलेवार्ड बिल्डिंग में भीषण आग, एसी ब्लास्ट होने के चलते यहाँ पर बड़ी आग की खबर सामने आ रही है। हालांकि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान आप देख सकते हैं। भीषण आग लग गई। नोएडा सेक्टर 100 में एयर कंडीशनर में ब्लास्ट हो गया, जिसके चलते भीषण आग, और देखिए पूरा का पूरा फ्लैट यहां पर जलकर खाक हो गया है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। बड़े नुकसान की बात, फ्लैट में एसी ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। ओह माय गॉड, एक बहुमंजिला सोसाइटी में भीषण आग लगी है। आग से कई फ्लैट भी चपेट में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि आग से कई फ्लैट चपेट में आए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, नोएडा सेक्टर 100 में एसी ब्लास्ट हुआ। तो नोएडा सेक्टर 100 में एसी ब्लास्ट होने से मचा हड़कंप। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, नोएडा के लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी का ये पूरा मामला। एसी ब्लास्ट से भीषण आग लग गई। हालांकि कोई यहाँ पर हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन बड़ा नुकसान, और आप देखिए कई फ्लैट्स भी यहाँ पर चपेट में आए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, मड़ियाओं पुलिस ने हुक्का बार में छापा मारा है। रेस्टोरेंट के आड़ में चल रहा था हुक्का बार से 2 ग्राहक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हुक्का बार से 5 हुक्का, चिलम और फ्लेवर भी बरामद किया गया है। महर्षि विश्वविद्यालय के पास डार्क कैफे में छापेमारी हुई है। डार्क कैफे का संचालन विपिन मिश्रा करते हैं। कैफे के मैनेजर अभिनय मिश्रा भी गिरफ्तार। अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर हुक्का बार से 5 हुक्का, चिलम और फ्लेवर भी बरामद किया गया है। अहम खबर आपको हम बता दें, हुक्का बार से 5 हुक्का, चिलम और फ्लेवर बरामद किए जाने की बात सामने आई है। छापेमारी में ये अहम चीजें निकलकर सामने आई। बड़ी खबर आपको बता दें, महर्षि विश्वविद्यालय के पास में डार्क कैफे का संचालन और कैफे के मैनेजर अभिनय मिश्रा को भी गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, मड़ियाओं पुलिस ने हुक्का बार में छापा मारा है।
रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। बड़ी खबर, कैफे के मैनेजर अभी नाम सामने आया है। मड़ियाओं पुलिस ने हुक्का बार में छापेमारी की है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मड़ियाओं पुलिस की ओर से छापेमारी की गई। रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। अगली खबर हमीरपुर से, जहां स्ट्रीट के पिता की हत्या धारदार हथियार से हत्या कर शव फेंका। चेहरे और सिर पर वार कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। शव देख इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फॉरेंसिक टीम ने वीडियोग्राफी कर साक्ष्य भी जुटाए हैं। और कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गाँव का ये पूरा मामला है। तो कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गाँव का है ये पूरा मामला। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव का ये पूरा मामला है। धारदार हथियार से हत्या कर शव फेंका। और बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। शव देखकर इलाके के लोगों ने सूचना दी है। ये बड़ी जानकारी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव का ये पूरा मामला है। तो कुरारा थाना क्षेत्र के पतारा गांव का है ये पूरा मामला। हमीरपुर से खबर, स्ट्रीट के पिता की हत्या की बात सामने आई है। अमरोहा से खबर, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 5 गौ तस्करों को पकड़ा है। एक जिंदा गौवंशीय पशु मौके से बरामद किया गया। पिकअप गाड़ी से 3 तमंचे, कारतूस सहित उपकरण भी बरामद हुए हैं। तस्करों के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने सकतपुर मार्ग से गिरफ्तार कर लिया है। पिकअप से 3 तमंचे, कारतूस सहित उपकरण बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक जिंदा गौवंशीय पशु मौके से बरामद किया गया है। अहम खबर आपको बता दें, पिकअप से 3 तमंचे, कारतूस सहित उपकरण भी बरामद किए जाने की बात सामने आई है। तस्करों के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज हैं। तो तस्करों के खिलाफ कई थानों में दर्ज हैं मुकदमे। पुलिस ने सकतपुर मार्ग से गिरफ्तारी कर ली है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने सकतपुर मार्ग से गिरफ्तार भी कर लिया है। पिकअप से 3 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। तस्करों के खिलाफ कई थानों में मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मेरठ से खबर, जहां सपा विधायक रफीक अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें, शिकंजा कसने की तैयारी में जुटा है प्रशासन। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से मांगा रफीक का रिकॉर्ड। नामांकन पत्र में मुकदमे का जिक्र न करने का आरोप था। शिकायत के आधार पर प्रशासन कुंडली खंगालने में जुटा हुआ है। सीओ सिविल लाइन कर रहे रफीक के मामले की जांच। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सीओ सिविल लाइन की ओर से रफीक के मामले की जांच किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से जानकारी लिए जाने की बात, अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। नामांकन पत्र को लेकर बड़ी खबर, शिकायत के आधार पर प्रशासन कुंडली खंगालने में जुटा हुआ है। तो शिकायत के आधार पर प्रशासन कुंडली खंगालने में जुटा हुआ है, अहम खबर आपको हम बता दें। मेरठ से खबर, सपा विधायक रफीक अंसारी की बढ़ सकती है मुश्किलें और शिकंजा कसने की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। तो शिकंजा कसने की तैयारी में जुटा प्रशासन। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से रफीक का रिकॉर्ड भी मांगा गया है। मेरठ से राजू शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजू, नामांकन पत्र में मुकदमे का जिक्र न करने का आरोप था और इसके बाद बड़े एक्शन की बात सामने आई, पूरा मामला क्या है? आपको बता दूं कि मेरठ शहर सीट से सपा विधायक रफीक अंसारी की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। अब जेल जाने के बाद और उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। मेरठ प्रशासन अब शिकंजा कसने की तैयारी में है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने रफीक अंसारी की राज्य अपराध ब्यूरो से रिकॉर्ड तलब किया है, रिकॉर्ड मंगाया है कि उन पर कितने मुकदमे दर्ज है। क्योंकि भाजपा नेताओं ने अब से 2 दिन पहले जब रफीक अंसारी को जेल भेजा गया था, उस दौरान अधिकारियों से मिलकर बड़े आरोप लगाए थे कि 2022 के चुनाव में जब नामांकन पत्र रफीक अंसारी ने भरा था तो उसमें एक मुकदमे का दर्ज किया था, जिक्र किया गया था, जबकि 1995 के मामले में वो वांटेड चल रहे थे। 101 वारंट उनके जारी हो चुके थे और वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, जिस मामले में उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। उसके बाद अब जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने शिकायत की है, मेरठ प्रशासन तैयारी करने में जुट गया है। जो रिकॉर्ड है वो खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर हम ये भी कह सकते हैं कि रफीक अंसारी की जो कुंडली है वो खंगालने में जिला प्रशासन जुट गया है। सीओ सिविल लाइन विधायक रफीक अंसारी के मामले की जांच कर रहे हैं और अब लग रहा है जिस तरीके से रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उसके बाद सपा विधायक रफीक अंसारी की और मुश्किलें बढ़ सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजू आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो सीओ सिविल लाइन आपको बता दें यहाँ पर बड़े एक्शन में। और मेरठ से खबर, सपा विधायक रफीक अंसारी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, शिकंजा कसने की तैयारी में पूरा प्रशासन जुट गया है। तो पूरे प्रशासन की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यह अहम खबर, नामांकन पत्र में मुकदमे का जिक्र न करने का आरोप था। तो नामांकन पत्र में मुकदमे का जिक्र न करने का था आरोप। राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से अहम जानकारी सामने आई है। नामांकन पत्र में मुकदमे का जिक्र न करने का आरोप था, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और शिकायत के आधार पर प्रशासन कुंडली खंगालने में जुटा हुआ है। सीओ सिविल लाइन कर रहे हैं रफीक के मामले की जांच, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां रफीक के मामले की जांच किए जाने की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर वाराणसी से बताते हैं। इस बीच वाराणसी से अहम जानकारी आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। वाराणसी में आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। गृह मंत्री अमित शाह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर
गृह मंत्री अमित शाह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हुए हैं। तो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उनका काफिला पहुंच चुका है। अमित शाह ने दर्शन किए हैं। ये बड़ी जानकारी। शाह ने बाबा काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लिया है। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। वाराणसी में आखिरी चरण में मतदान होना है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और वाराणसी से खबर, काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बाबा काशी विश्वनाथ के अमित शाह ने दर्शन भी किए हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अब सीधा आपको उड़ीसा के बालासोर लेकर चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी के कुछ कहने सुनाते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को खत्म कर सकती है। आ जाओ मैदान में, हम दिखाएंगे हिंदुस्तान के संविधान को कैसे खत्म किया जाता है। आप पूरा दम लगा दो, इस संविधान को आप छू तक नहीं पाओगे। भाई और बहनों, उड़ीसा में बीजेपी है और बीजेडी है। ये दोनों मिली हुई पार्टियां हैं। ये दोनों एक जैसी हैं। इनकी यहां पे पार्टनरशिप है, पान वाली पार्टनरशिप है उड़ीसा में। सोच एक ही है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ता हूं। मेरे खिलाफ बीजेपी ने 24 केस किए हैं। डिफेमेशन के केस, क्रिमिनल केस, 2 साल की जेल करवा दी। मेरी लोकसभा की सदस्यता ले गए। 50 घंटे मेरा ईडी ने इन्वेस्टिगेशन किया, इंटेरोगेशन किया। मेरा घर उठा के ले गए। जब ये मेरा घर ले गए, मैंने इनको चाबी दी और इनसे कहा, ये जो तुम्हारा घर है, सरकारी घर है, मुझे नहीं चाहिए। मेरे हिंदुस्तान में करोड़ों घर हैं। उड़ीसा के जनता के दिल में मेरा घर है। बाकी प्रदेशों के लोगों के दिल में मेरा घर है। तुम्हारा घर नहीं चाहिए, ले लो, उठा के ले लो। मगर भाइयों और बहनों, यहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन बाबू, अगर सचमुच में वो बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं हुए? उनका घर क्यों नहीं लिया गया? उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की गई? उनका इंटेरोगेशन क्यों नहीं हुआ? भाई और बहनों, इंटेरोगेशन नहीं हुआ, घर नहीं छीना गया, सदस्यता नहीं ली गई, क्योंकि बीजेडी के नवीन पटनायक जी बीजेपी के लिए यहां काम करते हैं। ये दोनों एक हैं, इनकी पार्टनरशिप चल रही है। और बात साफ है, पार्टनरशिप का लक्ष्य उड़ीसा के लोगों का जो धन है, आपकी जो माइंस हैं, आपकी जो संपत्ति है, उसको चोरी करने का है, अरबपति बनाने का है। नरेंद्र मोदी जी अदानी जैसे लोगों को अरबपति बनाते हैं। यहां पे सरकार नवीन बाबू नहीं चलाते हैं। यहां पे सरकार दूसरा पी चलाता है, पांडियन जी चलाते हैं। और वो भी यहां अरबपति बनाने के लिए सरकार चलाते हैं। उड़ीसा में धन की कोई कमी नहीं है। आप देखिए, तेलंगाना में पहले पार्टनरशिप थी बीआरएस की और बीजेपी की। वहां के चीफ मिनिस्टर बीजेपी का काम करते थे। दबाव था, डर था, और पूरा का पूरा काम वहां के चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी के लिए किया। कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ी और बीआरएस से लड़ी।
और दोनों की हमने रीढ़ की हड्डी तेलंगाना में तोड़ के दिखा दी। आज तेलंगाना में अरबपतियों की सरकार नहीं है, एक व्यक्ति का राज नहीं है। आज तेलंगाना में जनता की सरकार है। करोड़ों रुपए गरीबों को दिए जाते हैं, महिलाएं फ्री में बस में घूमती हैं। सरकार जनता का काम कर रही है, जनता की आवाज सुन रही है। वही हम उड़ीसा में करने जा रहे हैं। हमें अरबपतियों की सरकार नहीं चाहिए, हमें उड़ीसा की जनता की सरकार चाहिए। और हमारा लक्ष्य ये जो नवीन बाबूजी और नरेंद्र मोदी की पार्टनरशिप है, जिसको पान कहा जाता है, इसको हम यहां उड़ीसा में तोड़ के फेंकना चाहते हैं। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए काम किया। 16 लाख करोड़ रुपए उन्होंने उनका माफ किया है, कर्जा माफ किया है। अब सवाल उठता है, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम क्या करेंगे? आज मैं आपको यह बताने आया हूं, हम क्रांतिकारी काम करने जा रहे हैं। शायद उड़ीसा के लोगों ने सपने में भी नहीं देखा जो हम करने जा रहे हैं, जिसको हम सच्चाई बनाने जा रहे हैं। भाई और बहनों, पहला काम महालक्ष्मी योजना। महालक्ष्मी योजना में हम हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों की। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं और उड़ीसा के बालासोर पहुंचे थे राहुल गांधी। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व डुबरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने शहर के मंगलम मैरिज हॉल में प्रेस वार्ता की है। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद जगदम्बिका पाल ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। फिर हम बिना मिले जाएंगे और इसमें करीब देश के इस आम चुनाव की तस्वीर एक साफ हो रही है कि ये चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी और एनडीए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार 2024 का चुनाव हम भारत में केवल एक सत्ता बनाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर लड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि एक तरफ स्पष्ट एजेंडा है, हमारा एक देश को संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे। में अलर्ट सिपरी मार्ग पर स्थित यस बैंक के भीतर वाले कमरे में आग लग गई। जानकारी मिलने पर नवाबाद पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची। अंदर काफी धुआं भरा हुआ था। इसी बीच दमकल के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर पहले तो शीशे तोड़े और अंदर दाखिल होकर आग पर काबू पाया। सूचना मिली थी कि एलाइट चौराहे पर यस बैंक में आग लगी है, तो तुरंत हमारी एक मेन फायर स्टेशन से और एक सिपरी बाजार से 2 गाड़ियां हमारी तत्काल प्रस्थान की और देखे हम लोग कि पूरा धुआं भरा था, तो सीसीआर से बताकर विद्युत कटवाया गया। उसके बाद आग को बुझाना हम लोग प्रारंभ किए और पूर्ण रूप से आग बुझा दिए। इन लोगों की स्प्रिंकलर वगैरह की व्यवस्था ये लोग करते नहीं है, ये लोग को करना चाहिए। किसको किसको विभाग जो है बंद करवाए। और विद्युत का मेन इनका काफ़ी अंदर था, उसको हमारे विभाग द्वारा अभी उसको कटवाया गया, तो पूरा धुआं से भरा हुआ था। फिर उसको आग पर काबू हो गया, आग पर पूर्ण रूप से काबू हो गया है। हमारे दरोगा जी और हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत किया, आग को बढ़ने नहीं दिया, पूरे बैंक को बचा लिया गया, अगल बगल भी बचा लिया गया। और अगली खबर पटियाला से, जहां पर धुरी में युवक ने आत्महत्या कर ली। गुस्साए परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया। 4 दिन पहले युवक ने की थी आत्महत्या। मौत से पहले पत्नी सास ससुर को ठहराया जिम्मेदार। न्याय के लिए भटक रहे परिजन। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर न्याय के लिए भटक रहे परिजन। हम जानकारी आपको हम बता दें, गुस्साए परिजनों ने हाईवे जाम कर दिया। 4 दिन पहले युवक ने आत्महत्या की थी।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। पटियाला संसदीय क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल के प्रत्याशी एनके शर्मा ने पटियाला ग्रामीण के एक प्रमुख क्षेत्र त्रिपड़ी में दुकानदारों से संपर्क किया और डोर टू डोर अभियान के माध्यम से वोट मांगे हैं। एनके शर्मा के साथ पटियाला देहात प्रभारी जसपाल सिंह बिट्टू चड्ढा, शहरी प्रभारी अमरेंद्र सिंह बजाज, शहरी अध्यक्ष अमित राठी व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। दुकानदारों के पास जाकर एनके शर्मा ने उनसे अपील की और इस बार आम आदमी पार्टी सरकार के राज्य में व्यापारी, उद्योगपति, रियल एस्टेट कारोबारी समेत आम आदमी पूरी तरह से परेशान है। उन्होंने कहा कि आप सरकार आम लोगों की चिंता करने के बजाय केवल अरविंद केजरीवाल के हितों की रक्षा करने और आपका खजाना भरने पर जोर दे रही है। इस तरह सारी मार्केट डोर टू डोर घूम रहे हैं। अज मैं पहला त्रिपड़ी च रोड डोर टू डोर कराया, उस तो बाद नाभे करके आया, हुण पटियाले दे अंदर सारे नौजवानों नाल आ रोड शो कर रहे हैं डोर टू डोर। अज तुसीं मैं प्रैस कॉन्फ्रेंस करी आ, PSPSCL दे 7500 करोड़ रुपया, केजरीवाल दे 7500 करोड़ रुपये की ठगी केजरीवाल ने PSPCL च करी है। मैं सबूता समेत खुलासा कराया, पैसे सीधे दिल्ली के एक ठेकेदार के पास जा रहे हैं। जोड़ा पोल हरियाणा 2500 का खरीदा, ये 5300 रुपये का खरीद रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के पक्ष में पंजाब की जनता ने 2 साल पहले एक बड़ा फतवा दिया था। इसको लेकर राजपुरा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे और पंजाब में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई। राजपुरा में भी आम आदमी पार्टी अपना परचम लहराने में सफल रही और आप प्रत्याशी नीना मित्तल विधायक बनी। वहीं विधायक बनने के 1 साल बाद विधायकों ने अपने 1 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट पेश की और 29 मई को विधायक ने जहां कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की तो वहीं अपने दूसरे साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जनता को अपनी वार्षिक रिपोर्ट देने वाले पंजाब के पहले विधायक हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। भीषण गर्मी के चलते देश के 150 प्रमुख जलाशयों का पानी महज 24% ही रह गया है। बिजली की मांग भी लगातार बढ़ रही है। देश में गर्मी से हाहाकार हो गया है और बुधवार को दिल्ली के मुंगेश्वर में पारा सबसे ज्यादा 52.3 डिग्री दर्ज किया गया है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। लोगों के मन में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है। दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। बुधवार को दिल्ली का तापमान अब तक का सबसे ज्यादा 52.3 डिग्री सेल्सियस मुंगेशपुर में दर्ज किया गया। दिल्ली के आधिकारिक मौसम केंद्र सफदरजंग में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली के बाहरी इलाके मुंगेशपुर, नरेला और नजफगढ़ में पारा 49 डिग्री को पार कर गया। भीषण गर्मी की मार महज दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चपेट में उत्तर और मध्य भारत का एक बड़ा हिस्सा है। Most of the northwest India, including Delhi and NCR, are reeling under severe heat wave conditions since last many days. Reason being that weather is almost dry, there is no weather system, there is no western disturbance, no cyclonic circulation, no pre-monsoon activities over Punjab, Haryana, Delhi, Rajasthan and adjoining areas. And winds are westerly. Hot and dry winds from Balochistan, Sindh and Thar Desert are blowing across Delhi and NCR and most parts of northwest India since last many days. These hot and dry winds are responsible for increasing the temperature. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली में भीषण गर्मी के लिए कई वजह जिम्मेदार हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्मी बढ़ती जा रही है। कंक्रीट की इमारतें और डामर की सड़कों से गर्मी बढ़ रही है। इसके अलावा बदलता मौसम, मसलन ड्राई वेस्टर्न डिस्टरबेंस और उच्च दबाव की वजह से गर्मी बढ़ रही है। कल काफ़ी जगह के जो टेम्परेचर्स हैं ऑल टाइम रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ, दिल्ली का भी, एक आधे स्टेशन उत्तर प्रदेश का भी। और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें, हमारा अनुमान ये है कि आज से जो है हवाएं अरबियन सी से आ रही हैं, उसके प्रभाव से क्या रहेगा, जो टेम्परेचर्स है ग्रेजुअली फॉल होंगे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इसके अलावा और भी है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसका प्रभाव आने वाले 3-4 दिन वेस्टर्न हिमालय रीजन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में रहेगा और प्लेन्स पे भी थोड़ा बहुत
अफेक्ट रहेगा, लाइट रेनफॉल हो सकती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है आज के लिए पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वेस्ट राजस्थान के लिए रेड अलर्ट दे रखा है और डे 2 के बाद हमारा अनुमान के हिसाब से टेम्परेचर कम होने चाहिए और इसके लिए कल के लिए ऑरेंज अलर्ट है और स्लोली हम इसको हीट वेव का हमारा अनुमान है कि ये अवेट हो जाएगा। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डॉक्टर दिन के वक्त घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खास सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर संभव हो तो गर्मी के वक्त घर से ना निकलें। अगर बाहर निकलना जरूरी है तो लगातार पानी पीते रहें। लाइव न्यूज में उतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ संचार। नमस्कार।